एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अमित जी। आपको क्लास 12 का फिजिक्स की सीरीज पूरी चल रही थी, इसमें हम फर्स्ट चैप्टर पे चल रहे थे। अब इस चैप्टर में हम लोग बस फिनिश की ओर हैं और 2 लेक्चर और बचे हुए हैं। ये सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद एक और है। देखिए, इसके पहले हमने एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम में एक डेरिवेशन कर लिया था। इसमें हमने ये प्रूव किया था, कूलम्ब्स लॉ को हमने गॉसेस थ्योरम के थ्रू हमने प्रूव किया था। जिस कितना आता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। सो अब हमारा जो सेकंड है आज का डेरिवेशन है, उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। यानी कि एक चार्ज वायर है जिसकी लेंथ कैसी है, इनफाइट मतलब अनंत लेंथ है, कोई मतलब उसकी लंबाई नहीं है। और उस अब चूंकि रॉड है और रॉड के पास चार्ज है या तार है या वायर है चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी है कि कितनी बनेगी आखिर इस वायर चार्ज के कारण। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा भी गया है। तो और ये भी कह सकता है कि प्रूव करिए E = 1/2πε0 λ/r। ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि यूनिफॉर्मली लेंथ ऑफ चार्ज ऑफ वायर, तो हम क्या करेंगे, एक वायर ले लेंगे। सपोज कर लो एक वायर हमने ले लिया, ठीक है, ये हमने एक वायर लिया और इस पर क्या चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो हमने क्या किया, इसको हमने चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज इसे दे दिया। ठीक है, अब इसकी वजह से मुझे निकालनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि इसकी वजह से किसी पॉइंट पर कितनी आती है। तो हम क्या करेंगे, गॉसेस थ्योरम का यूज करेंगे। गॉसेस थ्योरम क्या कहती है, पहले तो आप इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस मान लें। अब चूंकि वायर है तो वायर में हम गॉसियन सरफेस कैसी लेंगे, सिलिंड्रिकल शेप लेंगे। कैसे लेंगे, ताकि सिलेंडर के फॉर्म में आ जाए। तो सिलिंड्रिकल शेप लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस मान लेंगे कि एक सिलेंडर है। तो सिलेंडर बनाने के लिए 2 लाइन यहाँ और एक लाइन, ठीक है। ये मान लिया कि ये एक सिलेंडर बना हुआ है, इसको हम, ठीक है, ये हमने मान लिया कि एक सिलेंडर बना हुआ है। ठीक है, अब चूंकि गॉसियन सरफेस मान लिया, अब जितना हमारा सिलेंडर है वहां तक की अगर हम इस वायर की लेंथ देखें, वहां तक की लेंथ हमने क्या मान ली, L है। वहां तक की लेंथ क्या मान ली, L है। इसकी लेंथ कितनी है, L है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लेते हैं। ऐसे मान लो यहाँ पर हमने ऊपर सरफेस पे लिया, एक छोटी सी सरफेस ली सिलेंडर की। तो क्योंकि वायर वर्टिकली है, तो अगर इससे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा, तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से सरफेस वेक्टर बनाओ, सरफेस वेक्टर मैंने क्या बताया था, सरफेस वेक्टर में मैंने ये बताया था कि हमेशा कैसा होता है सरफेस वेक्टर, एरिया जो वेक्टर है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि ऊपर सरफेस है तो अगर इसके परपेंडिकुलर बनाएंगे तो परपेंडिकुलर ये आएगा। और इसको मान लिया हमने DS1। DS क्यों, डिफरेंशिएशन करते हैं सरफेस का, कि छोटी सरफेस मान ली, छोटी सरफेस सेलेक्ट की और इसको मान लिया DS1 मान लिया। अब उसी प्रकार से हमने नीचे सरफेस मान ली, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी राइट साइड होगा। और नीचे क्या बन जाएगा हमारा, DS2। क्या बन जाएगा, हमने सरफेस को DS2 मान लिया। एक और मान लेते हैं, एक मान लीजिए यहाँ पर ले लिया आपने इस सरफेस पे। अब देखो सिलेंडर है और सिलेंडर का शेप आप समझो, बिल्कुल ऐसे से कोई पेज हमारे पास हो, जैसे मान लो ये पेज है, इसके चारों तरफ ऐसे इस फॉर्म में, तो ये पूरा का पूरा एक गॉसियन सरफेस मान लो। यहाँ पर एक सरफेस है, बंद है। अब मान लो ये सरफेस आपने से, मान लो ये सरफेस आपने सेलेक्ट की, तो अगर इसके परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा तो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर अब देखो जैसे यहाँ पर अगर सरफेस सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों क्या होगा, सेम होगा। DS3 मान लिया। ऐसे यहाँ पर भी ले ले, एक साइड यहाँ पर भी ले ले, इसको भी DS3 मान लो, इसी का एक पार्ट मान लो, एक छोटा सा एक DS3 और ले लिया और इंटेंसिटी ऑफ पार्ट ये ले लिया। ठीक है, इस पूरी सरफेस में। तो देखो हमने क्या किया, हमने एक सिलेंडर लिया, सॉरी एक स्ट्रेट वायर था, इनफाइनाइट लेंथ का था। हमने उसमें एक लेंथ L का क्या कर लिया, एक गॉसियन सरफेस चार्ज रहा। गॉसियन सरफेस की फॉर्म में क्या माना है, हमने एक सिलेंडर माना है। तो सिलेंडर मानने से क्या हमको, इससे क्या हो जाए, इससे हमें हेल्प मिलेगी और इसकी वजह से हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकेंगे। तो ठीक है, फिर ये हम अब चूंकि एकेडमिक का क्वेश्चन है, अगर एकेडमिक में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा कि आपने क्या क्या किया हुआ है। तो देखो ध्यान से, लेंथ ऑफ चार्ज वायर कितनी मानी हमने, लेंथ ऑफ चार्ज वायर कितनी मानी हम लोगों ने, L लेंथ मानी। कितनी मानी है, L लेंथ मानी। और पूरे पे चार्ज ऑन वायर कितना चार्ज दिया हमने,
मान लिया चार्ज कितना है ऑन वायर पे, क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, हमने टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है, इसको क्यू चार्ज दिया गया है। तो अगर हम देखें, हमने आपको बताया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, शायद दूसरा या तीसरा लेक्चर होगा, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। अब यहाँ पर रॉड है तो चार्ज कैसा फैलेगा, मान लो हमारे पास ये स्केल है, स्केल पर चार्ज कैसा फैलेगा, लीनियरली फैला होगा। तो हम क्या लगाएंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आप देखो ध्यान से, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। तो देखो ध्यान से, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। तो अगर यहाँ से लैम्डा की वैल्यू देखें तो कितनी होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्यू अपॉन एल, कितना निकल आएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू इक्वल टू चार्ज पर यूनिट। तो देखो जैसे क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल। यानी कि क्यू की वैल्यू यहाँ से हमने इसके द्वारा निकाल ली, क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा इंटू एल। और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। तो अब ध्यान समझो, ध्यान समझो, यानी कि यहाँ तक समझ में आया। क्या किया हमने, पहले फिगर बनाया, हमको उसको लेंथ एल का हमने गॉसियन सरफेस माना, गॉसियन सरफेस के रूप में सिलेंडर लिया, सिलेंडर में हमने 3 सरफेस ली, ds1 ds2 ds3 सरफेस ली, और वहाँ हमने दिखाया एरिया वेक्टर को भी दिखाया। मैंने कहा चार्ज जो लेंथ वायर की एल है, वायर पे चार्ज क्यू है, और उसकी क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल हो गया। सो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एल हो गया। अब देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेस कितना होगा। देखो ध्यान से, हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंड्रिकल सरफेस, पासिंग थ्रू, देखो ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से, पासिंग थ्रू सिलेंड्रिकल सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस। यानी कि हमें ये निकालना है कि इस सिलेंड्रिकल सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आखिर पास हो रहा है, तो निकालना है। तो सबसे पहले करेंगे, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे क्रिएट करते हैं, फाई से। फाई बराबर ई होता है। देखो कितना हमने ई के लिए कितने छोटे छोटे एरिया माने हैं। अब देखते हैं वहाँ, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, जो छोटे छोटे हमने एरिया लिए हैं, तो हम यहाँ से निकालने कितना फ्लक्स निकल रहा है, यहाँ से निकालने फ्लक्स में, और सारे जितने भी डीएस हैं सबको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। सारे डीएस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि इस गॉसियन सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ds1 में देखेंगे तो हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा होता है। तो वेक्टर ई, देखो अगर इसको समझ नहीं आ रहा है तो आपको इसके पहले वाला लेक्चर, उसके पहले वाला लेक्चर, सारे लेक्चर लाइन से देखने पड़ेंगे, सारी चीज बताई हुई है, तब जाके आपको इसका अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा ये इस लेक्चर का, जो बच्चे इस लेक्चर से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो उनका फिर भी पूरा समझ में यहीं से आ जाए, लेकिन फिर भी आपको पिछले लेक्चर देखने पड़ेंगे। तो देखो ध्यान से, ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि वेक्टर हटाते हैं तो कॉस लगता है ना, तो ई डी एस कॉस, और कॉस यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है, यहाँ पर ds1 में जरा देखो कितना बन रहा है, ई डी एस वन कॉस 90, कितना बन रहा है, ई डी एस वन कॉस 90 बन रहा है, प्लस इसको जोड़ दिया, दूसरा ds2 हमने ये लिया था तो हमने इसको जोड़ा, तो ई डी एस टू कॉस 90 वहां भी बन रहा है, फिर प्लस ई डी एस थ्री, और कॉस कितना बन रहा है, अब यहाँ देखो कॉस कितना बन रहा है ds3 में, तो ds3 का डायरेक्शन भी सेम है, ई का भी डायरेक्शन सेम है, तो जब डायरेक्शन सेम है तो वहां पर क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री एंगल बन रहा है ds और e के बीच में, क्योंकि हम एंगल किसके बीच में लेते हैं, सरफेस वेक्टर के बीच में और इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हम यहाँ पर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, सो ये भी 0, ये मर गया, ये भी मर गया बेचारा, तो जब दोनों मर गए तो त्रयोदशी भी होगी, तो कौन बचा, कौन खाएगा हम, यहाँ देखो ई डी एस कॉस 0, तो अब देखो ई डी एस कॉस यही बचा है, तो ई यानी कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो केवल इसकी वजह से होगा, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यानी कि EDS आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, EDS3। अब यानी कि केवल हमें किस सरफेस पे मिल रहा है, यानी कि देखो ध्यान से सर देखिए, यानी कि ऊपर वाली सरफेस से फ्लक्स नहीं निकल रहा है,
नीचे वाली सरफेस से भी फ्लक्स नहीं निकल रहा है। अब बची जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, यानी कि जो स्फेरिकल सरफेस है सिलेंडर की, उसी से फ्लक्स निकल रहा है। इसको ऐसे समझिए जैसे कि ये सिलेंडर है, ठीक है। अब ये सिलेंडर है, यानी कि जब अगर यहाँ पर बीच में एक रॉड है, रॉड, और उससे हम पूछ रहे हैं कि कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो अपर सरफेस से नहीं आ रहा है क्योंकि इस पर लीनियरली चार्ज फैला था, अपर सरफेस से नहीं आ रहा है। और मैंने बताया भी था क्यों नहीं आता है पिछले लेक्चर में। तो अपर सरफेस से भी नहीं आ रहा है और लोअर सरफेस से भी नहीं आ रहा है। आ किससे रहा है? क्योंकि चार्ज क्यू चार्ज है, तो यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से, इस जो सरफेस, ये वाली सरफेस है, यहाँ से निकल रहा है। और इस सरफेस में मैंने छोटा सा एरिया क्या सिलेक्ट किया है? EDS3। अगर सोचो हम उसका इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन का मतलब जितने भी इस सरफेस पर, इस वाली सरफेस जितने भी DS3 होंगे या DS4 जो भी होंगे, अगर सबको ऐड कर दिया जाए तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा, ये वाला सरफेस एरिया सिलेंडर। और सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई RH। कितना होता है? 2 पाई RH। और H यानी कि हाइट, और हाइट हमने कितनी ली है यहाँ पर? L के बराबर लिए। तो DS3 का मुझे क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। देखो ध्यान से, तो फाई इज इक्वल टू ई को बाहर ले लेंगे, ई तो चेंज होगा नहीं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो केवल सरफेस का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे और पूरी सरफेस, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम। तो बताओ जितना भी DS3 है, मान लो ये DS3 है, ये भी DS3 है, यहाँ भी ले लो, यहाँ भी ले लो, यहाँ भी ले लो, ये पूरा सरफेस कवर करोगे तो भैया आएगा तो सिलेंडर के सरफेस एरिया के बराबर ही। इतना सिलेंडर उससे ज्यादा तो नहीं आएगा ना, सिलेंडर जितना सरफेस है वही तो है भाई। सोच के देखो, जैसे मान लो अगर हमने कहा, जैसे मान लो हमारे पास स्क्वायर था, स्क्वायर में हमने इतने का एरिया निकाल लिया, उसके बाद इतने से टुकड़े, मान लो इसमें कितने टुकड़े आ रहे हैं? मान लो 10 टुकड़े आ रहे हैं, एक का एरिया निकाल लो, मल्टीप्लाई 10 कर दो तो पूरे का एरिया निकल आएगा। ऐसे ही हमने क्या किया, DS3 का निकाल लेना, इंटीग्रेशन कर दो, जितने भी DS3 होंगे सरफेस से सारे जुड़ जाएंगे, सारे छोटी छोटी सरफेस आ जाएंगे, तो टोटल सरफेस है कितनी? अगर है तो सिलेंडर ही, तो सिलेंडर है तो उसका सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? पाई, जो पाई आएगा हमारा, ई तो चलो बाहर है, जो जितना भी DS3 तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो देखो ध्यान से, तो कितना हो जाएगा? सारे अगर DS को जोड़ दिया सरफेस एरिया के बराबर आएगा, यानी कि इंटीग्रेशन DS3 का करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई RH होता है फॉर्मूले में, फॉर्मूला H मतलब सिलेंडर की हाइट। और यहाँ पर सिलेंडर की हाइट क्या है? सिलेंडर की हाइट यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर तो L ही हाइट है, तो हम क्या कर देंगे? 2 पाई RL। कितना कर देंगे? 2 पाई RL। 5 बराबर हमें कितना मिल गया? 2 पाई RL। कितना मिल गया? 5 2 पाई RL। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक समझ में आया? अभी डायरेक्शन पूरा नहीं हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब देखो आगे क्या करेंगे, इसको हटा दें पूरा, ठीक है, मैं हटा रहा हूँ। देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे? बाय द गॉसेस थ्योरम, क्योंकि गॉसेस थ्योरम की हेल्प से ही करना था, तो बाय गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम का फार्मूला क्या बताया था? से क्या बताया था? फाई इज इक्वल टू कितना होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो फ्रॉम, ये भी फाई है, ये भी फाई है, तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो देखो राइट साइड पार्ट इक्वल कर दो, E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? अगर E निकालना था तो E आ गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे ले जाओ तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बचा? और क्या बचा यहाँ पर? 2 पाई तो आ गया नीचे, R L बचा, ऊपर Q बचा, इंटू Q अपॉन R इंटू L। अब देखो ध्यान से, Q की वैल्यू कितनी निकाली थी? लैम्डा इंटू L, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो E इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू तो लैम्डा इंटू L अपॉन R इंटू L। तो ये L से L कैंसिल हो जाएगा और जो हमें प्रूव करना था वो आ गया। यहाँ पर यहीं पर देख लो, E इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। ये जो प्रूव करना था वो डेटा बेटा हमारा आ गया, ठीक है। अब बच्चे कभी घबरा भी जाते हैं क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा घुमा देते हैं। वो कहते हैं कि प्रूव करिए E इज इक्वल टू स्टेट बाय 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन R। अब ध्यान समझना, हमको प्रूव करना है 1 अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पर 2 पाई है तो 4 पाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा अपॉन R। तो ऐसे भी पूछ सकता है, एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे। और इस प्रकार हमारा ये डेरिवेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, टफ नहीं है, कोई भी चीज़ टफ नहीं होती हैं। तो आप इसको आराम से, इतना सा करने के बाद आपको एग्जाम में 3 मार्क्स का आराम से मिल जाएगा, ठीक है। 3 मार्क्स आपके आप पक्के हो गए, श्योर हो गए, ठीक है, ठीक है।
तो आज ये लेक्चर बताया है, अब इसके अगले वाले वीडियो में मेरा लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो आप वो भी देख लीजिए, इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह फिनिश हो जाएगा, फिर हम न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आएंगे। तो थैंक यू क्लास वाचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू क्लास, स्टे सेफ स्टे होम। एक और अगला वाला